खबरें तफसील से। लखनऊ में इमामबाड़े के अंदर रक्स का वीडियो वायरल होने पर उल्मा ने बरहमी और नाराजगी का इजहार किया है। ऐसे नाजेबा वीडियो के खिलाफ आम लोगों में भी गुस्सा है, जिसके पेश नजर उल्मा ने जिला इंतजामिया से अपील की कि बड़े इमामबाड़े, छोटे इमामबाड़े और शाह नजफ समेत सभी मुकद्दस मकामात के तकद्दुस को पामाल न किया जाए और ऐसे मकामात के तकद्दुस की हिफाजत के लिए निगरानी रखी जाए। उल्मा का कहना है कि इमामबाड़े सयाहती मकाम नहीं बल्कि मजहबी मकाम है, वहां सयाहों को न दिया जाना चाहिए। इमामबाड़े के अंदर जिस तरीके से लड़की डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो कम है। मैं चेयरमैन हुसैनाबाद ट्रस्ट जिला अधिकारी लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े इमामबाड़े के चेयरमैन हैं और चेयरमैन होते हुए जो बड़े इमामबाड़े के अंदर उसके तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, उसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो कम है और इसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से एक एहतजाज का हम ज़बरदस्त तरीके से ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से लाएअमल मुरतब करेंगे। हमारी इबादतगाहें, हमारे इमामबाड़े, हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, हमारी करबलाओं का जो तकद्दुस पामाल हो रहा है, वहाँ के ऊपर फौरन टूरिस्ट के आने पर पाबंदी लगाई जाए। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए वो कम है। इससे पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह के वीडियो हमारे सामने आए हैं कि जहां अश्लील हरकतें हो रही हैं और इसी तरीके से डांस वगैरह हो रहा है। हमने बराबर एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के मुताल्लिक़ बाबत कराया कि यह टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये धर्म स्थल है। यहाँ धार्मिक कार्य होते हैं, लिहाजा धर्म स्थल की पवित्रता को भंग न होने दिया जाए। लेकिन मुसलसल इस तरीके की बातें हमारे सामने आ रही हैं जिससे पूरे कौम में गुस्सा है। मैं उन लोगों से अपील करूँगा कि जो लोग लम्हा लम्हा ज़िला इंतज़ामिया से बात करते हैं और मिलते हैं और मुलाकात करते हैं, वो इस बात के ऊपर क्यों नहीं जोर डलवाते हैं कि ये किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ये इमामबाड़ा है, ना कि कोई ये नाच गाने की जगह है। 2008 बंगलुरु सीरियल ब्लास्ट मामले में मुलजिम अब्दुल नासिर मदनी को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल ट्रांसफर की अर्जी खारिज कर दी है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने जायजा लिया, आइए सुनते हैं। बंगलुरु में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नजीर मदनी की ट्रायल को केरल ट्रांसफर करने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब्दुल नजीर मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ट्रायल को बेंगलोर से केरल शिफ्ट करने की मांग की थी। हालांकि उनके वकील प्रशांत भूषण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा गया कि अब्दुल नजीर की शर्तों के आधार पर ही उनके इस पूरे ट्रायल को केरल में ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस अर्जी पर किसी भी तरह से कोई आदेश नहीं जारी किया, जिससे अब्दुल नजीर मदनी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा और अब साफ तौर से इस पूरे ट्रायल को जहां पहले से ये चल रहा था वो ट्रायल वही चलता रहेगा। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दाई इस्लाम मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ मिली समाजी और सियासी पार्टियों की कॉल पर मराठवा बंद मनाया जा रहा है। औरंगाबाद शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में 100% बंद मनाया जा रहा है। लोगों ने अपने तौर पर कारोबार बंद रखकर एहतजाज दर्ज करवाया। औरंगाबाद का शाहगंज, गुल मंडी, पटन गेट, सिटी चौक, शाह बाजार, शाहगंज का चप्पल मार्केट, पटन गेट का मोबाइल मार्केट, कपड़ा मार्केट, इस तरह से तकरीबन तमाम दुकानें बंद हैं। कारोबारी तबके का कहना है कि हम अपने कारोबार बंद रखकर पुरअमन एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। वाज़ेह है कि मराठवा बंद की कॉल का अवामी हल्के में काफी असर देखा गया है। लोगों ने अपने तौर पर कारोबार बंद रखकर एहतजाज दर्ज करवाया है। आज इसलिए बंद रखा गया है कि कलीम सिद्दीकी साहब को जो गवर्नमेंट के अरेस्ट किया गया है, उनको हम जल्द से जल्द छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए बंद रखे हैं। और अगर बंद रखने के बाद भी अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम कड़क से कड़क वो करेंगे एहतजाज। और इंशाअल्लाह आज बहुत मोहब्बत से हम बिल्कुल सबको समझाएंगे कि भाई आज बंद रखें। हमारे उलमा पे जब आज आएंगी तो हम जान की भी कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह और माल की भी कुर्बानी देंगे। मेरी दुकान ये हाई फैशन है और इसलिए बंद मना रहे हैं कि हम मौलाना कलीम साहब को रिहाई चाहते और हमारी बात हुकूमत तक पहुंच जाए।
तो उसके लिए हम जो सब मिलके व्यापारी है जो नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। तो क्या आपके इस तरह बंद बनाने से हुकूमत मान जाएंगी? इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो मान जाएंगे। अब ये मौलवी साहब को ये योगी साहब अजीम खान ने अंदर करा, इसलिए एहतजाज कर रहे हैं हम लोग, पूरे व्यापारी लोग। तो इससे तो आपका नुकसान है, हुकूमत की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? पड़ेगा ना, एक दिन का भी नुकसान हो तो नुकसान ही है ना सबों का, उनको तो मालूम पड़ना चाहिए ना। आज ये है, कल दूसरे मौलवी को उठाएंगे वो, इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। बस उनको रिहाई की डिमांड है हमारी, रिहाई कर लेना हूँ। मिली तंजीमों की कॉल पर औरंगाबाद में बंद मनाया जा रहा है। इस वक्त हम सिटी चौक इलाके में खड़े हैं। सिटी चौक इलाका औरंगाबाद का गुंजान आबादी वाला इलाका है, ये मार्केट कहलाता है। यहाँ पर इस वक्त गहमा गहमी रहती है, कारोबार की चहल पहल रहती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी दुकानें बंद है, तकरीबन ये पूरा मार्केट बंद है। चंद एक दुकानें खुली है लेकिन वो भी हाफ शटर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब तक मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को रिहा नहीं किया जाता वो एहतजाज करते रहेंगे। और इस बंद का मकसद ये है कि उनकी बात हुकूमत तक पहुँचे। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA ने कोरोना की वजह से मजहबी मकामात पर ज़ायरीन के दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी है। 15 अक्टूबर के लिए जारी की गई DDMA की गाइडलाइन में मजहबी मकामात के खुलने और ज़ायरीन के दाखिले की इजाज़त दी गई है, जिसके साथ ही दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया के खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। ताहम कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए ज़ायरीन को दाखिले की इजाज़त होगी। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जनरल सेक्रेटरी सईद कासिम निजामी ने न्यूज़ 18 से इस सिलसिले में खास बातचीत की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और DCP की जानिब से बंद जगह और खुली जगह में कोरोना के मुनासिब रवैये की इजाजत होगी। कल ही दरगाह निज़ामुद्दीन को विजिटर्स के लिए पूरे तौर से बंद कर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से नई गाइडलाइन आई है और उसमें विजिटर्स को अंदर आने के लिए छूट दी गई है, चाहे कोई भी मजहबी मकामात हो वहाँ पर विजिटर्स जा सकते हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दरगाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद काशिफ निज़ामी साहब। काशिफ साहब, अब क्या फर्दर आप लोग का एक्शन होगा, किस तरीके से और कब जो है दरगाह खुल सकती है? अभी जो गाइडलाइन आई है, अभी हम लोग मीटिंग करेंगे, उसके बाद प्रशासन से बात करेंगे क्या उनका कहना है। और इसीलिए उसके पूरे दरगाह पे जैसे पहले कोरोना हुआ था तो हमने इंतज़ाम बहुत अच्छे दिए थे। दरगाह शरीफ में चेकिंग भी थी, सब बुखार के भी लगाया था, सैनिटाइज भी था, मास्क भी था, सब हम भी दे रहे थे। तो इसी तरह इंतज़ाम देंगे, प्रशासन से बात करेंगे, उनको दिखाएंगे, पहले लाके चेक करा के फिर हम दरगाह खोलेंगे। ये जो क्योंकि नई गाइडलाइन आ गई, जाहिर सी बात है कमेटी एक फ़ैसला लेगी, तो ये मीटिंग्स वगैरह आपकी होंगी, उसके बाद ही तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मीटिंग्स आपकी कब होने वाली है और किस तरीके से आप लोग प्रशासन के साथ मिलकर बाहर के लोग आ रहे हैं उनको इंतज़ाम करेंगे? देखिए, प्रशासन से हम बात करेंगे। अभी तो छुट्टी है, कल की भी छुट्टी है, सैटरडे और संडे की, तो हम मंडे तक बात कर सकते हैं उनसे। हाँ, किस तरह के जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है और अंदर जाने के लिए 50% की जो शर्त लगाई गई है गाइडलाइन को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको जो गाइडलाइन में है उसको हम मानेंगे, बिल्कुल तो मानेंगे। अपना इंतज़ाम बिल्कुल सही करेंगे, बाहर से ही हम आदमी कम छोड़ेंगे, जिससे बाहर रहें आदमी, दरगाह के अंदर कोई भीड़ भाड़ नहीं हो, ज़्यादा लोग नहीं हो दरगाह में। एक आखिरी सवाल, दरगाह को खोलने का फ़ैसला कब तक लिया जा सकता है? मंडे तक ही हो सकता है खोलने का फ़ैसला। जो होगा, अभी हमारी मीटिंग बैठेगी तो अभी 2 छुट्टियां भी हैं, प्रशासन से हम बात करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह बैठ के, कितनी गैदरिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जब तक उनका मशवरा भी लेंगे हम लोग और उनको बुला के दिखाएंगे भी हम लोग। तो भले ही ये गाइडलाइन आ गई हो कि विज़िटर्स जो मजहबी मकामात हैं वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें वक्त लगेगा, तमाम तरह के इंतज़ाम किए जाएंगे, उसके बाद ही दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया को पूरे तरीके से खोला जाएगा। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं पंजाब में मची हलचल। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अपनी राहें अलग करने की बात कह दी है।
पार्टी के नारवा सलूक से वो बददिल है। कैप्टन ने ये भी साफ कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। कैप्टन नई पार्टी भी बना सकते हैं, ऐसी कयास आराइयां भी की जा रही है। इसी बीच पूरे मामले पर हरीश रावत ने कैप्टन पर पलटवार कर दिया है। हरीश रावत ने कहा कि अमरिंदर सिंह की बेइज्जती नहीं की गई, पार्टी ने उन्हें 3 बार सीएम बनाया। हरीश रावत ने कैप्टन की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियां पर भी नुक्ताचीनी की है। कुछ नेताओं से जो उनकी नज़दीकी है वो उनके जीवन भर की पूंजी सेकुलर क्रेडेंशियल को पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और उससे पंजाब और देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलेशन होगा, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। 3 बार वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। यदि ये ह्यूमिलेशन है तो फिर दूसरे वरिष्ठ नेता जिनको उनकी तुलना में बहुत कम अवसर मिल पाए, उनसे अमरिंदर सिंह जी को अपनी तुलना करनी चाहिए। पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त नारे का मुकाबला करना बेहद जरूरी है। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत का तस्वुर नहीं है। न्यूज 18 की खुसूसी बातचीत करते हुए कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने कहा कि आला ओहदे पर बैठे हुए फर्द की तनकीद को करना जमहूरियत की खूबसूरती है। कन्हैया के मुताबिक बीजेपी पार्टी और नेता को देश समझने लगी है। कुछ दिन पहले कांग्रेस का दामन थामने वाले हमारे साथ कन्हैया कुमार, उनसे बात करते हैं। कन्हैया, पहला आप ये बताएं कि आपने लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस का दामन क्यों थामा? पहला हम आपको स्वागत करेंगे और आपके सभी दर्शकों का। और आप ये जो सवाल पूछे हैं कि आपने कांग्रेस का दामन क्यों थामा है, ये बात हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे। मेरी स्पष्ट राय है कि प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, इस सेंटेंस को कंटेस्ट करने का ज़रूरत है, इसको विरोध करने का ज़रूरत है। क्योंकि देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, आप भी चाहें तो अपनी एक पार्टी बना सकते हैं। तो ये जो लोकतांत्रिक अधिकार है, इस लोकतांत्रिक अधिकार को समाप्त करके विपक्ष के बिना जो है कोई डेमोक्रेसी कैसे होगा, कोई लोकतंत्र कैसे होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस लोकतंत्र को समाप्त करके, मल्टी पार्टी को समाप्त करके प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्र एक दल एक नेता के सिद्धांत पे चलना चाहते हैं। और उसके खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तो इसमें शामिल होकर के, और राहुल गांधी जी का जो स्पष्ट एक वैचारिक लाइन है कि आरएसएस बीजेपी को देश को बचाने के लिए हराना जरूरी है, उस मुहिम में हम लोग सब शामिल हुए हैं। शामिल होने के बाद बीजेपी ने कहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग का एक आदमी चला गया कांग्रेस। देखिए, भाजपा मुझे जब टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है तो मुझे गर्व होता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा है। उसको डर लग रहा है कि अगर ऐसे नौजवान कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो बीजेपी का टुकड़ा टुकड़ा होना तय है। सातिरपना क्या है, आप ये समझ लीजिए। सातिरपना ये है कि वो पार्टी और नेता को देश समझने लगते हैं। मैं पार्टी और नेता को देश नहीं समझता हूँ। भाजपा हमारे लिए देश नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे लिए एक पद है, और उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति की आलोचना करना, ये इस देश की लोकतांत्रिक खूबसूरती है। अगर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो आंगनवाड़ी का बच्चा जो है उससे उंगली उठा करके सवाल पूछ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप किसी के मालिक को कुछ बोलिएगा ना, तो वो सब जो है भड़कना शुरू कर देता है। तो जो भड़क रहा है उसको भड़कने दीजिए। एक्चुअली ये पूरा का पूरा भाजपा का देश भटकाओ योजना है। जैसे अंग्रेज करती थी ना, फूट डालो राज करो, उसको भाजपा आज क्या कर रही है ना, वो मुद्दों को डाइवर्ट करती है और लोगों के ऊपर राज करती है। देश की जनता के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है
कि कन्हैया क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। देश की जनता के लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई डीजल पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, किसान का जो लड़ाई है, जो संघर्ष है कि फार्म बिल जो है वापस लेना चाहिए, वापस क्यों नहीं हो रहा है, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है, ये सवाल है। इन सवालों को गुमराह करने के लिए ऐसे फर्जी आरोप प्रत्यारोप गढ़े जाते हैं। अगर कांग्रेस की ही बात कर ले तो अभी के हालात में से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन, जो पहले मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। कई युवा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो अभी आए हैं, 2 दिन हुआ है, और ये भरोसा लेकर के आए हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कैपेबल है। अगर वो निडरता से, मुखरता से एक वैचारिक संघर्ष कर रहे हैं तो पार्टी के जो इंटरनल मामले हैं उसको भी रिजॉल्व करेंगे और ये जल्दी हो जाएगा। कपिल सिब्बल सवाल खड़े किए हैं, बोले हैं कि यहाँ फैसले कौन हो रहा है पता ही नहीं पार्टी के अंदर। तो ये तो इसका जवाब तो जो है आपको कपिल सिब्बल जी देंगे। मैं नहीं उसके लिए जो है योग्य व्यक्ति हूँ कि उसका जवाब दे सकूँ। मैं एकदम जो है नवीन सदस्य हूँ पार्टी का, अभी मुझे सीखना है, समझना है, और इसको जवाब देने के लिए जो उपयुक्त व्यक्ति हैं वो इसका जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर सवाल है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का कमान संभाल लेनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस का कमान नहीं संभाले हुए हैं? अध्यक्ष तो नहीं है अभी। नहीं, अध्यक्ष नहीं है, ठीक बात है। अध्यक्ष होकर के ही कमान संभालते हैं। तो एक बार जब तक आप बाप नहीं बनेंगे आप घर का जिम्मेवारी नहीं संभालेंगे। अगर आपके अपने बच्चे नहीं होंगे, आपकी शादी नहीं होगी, तो आप घर का जिम्मेवारी नहीं संभालेंगे। ये सब जो है ना, एक बार बताते हैं, सब फ्यूडल मेंटेलिटी है। पद पे कौन बैठा है, कुर्सी पे कौन बैठा है, अरे ये देखिए कि जिम्मेवारी कौन संभाल रहा है, कौन खड़ा होकर के इससे लड़ रहा है। कितना नेता है, मैं पूछता हूँ। लोग मुझे अलग अलग नेताओं का नाम गिना रहे हैं, है किसी में हिम्मत कि भाजपा के साथ जो है आरएसएस का नाम लेगा? है कोई नेता? कोई बोल रहा है? हम लोग ये देखते हैं, हम जैसे नौजवानों के लिए ये प्रेरणा की बात है कि कोई आदमी निडरता से खड़ा होकर के लड़ रहा है, उसको ईडी और सीडी का डर नहीं लग रहा है। तो जिसको ईडी और सीडी से नहीं डर लग रहा है वो हमारा नेता है। हम लड़ेंगे और हम पूछेंगे, हम जवाब देंगे। देखिए, ये सब हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन पद पे कहाँ बैठा हुआ है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा जहाज़ है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कोने में होती रहती है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है, हमारी ये जिम्मेवारी नहीं है। हमारा उद्देश्य और हमारी जिम्मेवारी ये है कि इस देश के जो लाखों करोड़ों बेरोजगार नौजवान हैं वो कांग्रेस में पार्टी की तरह नहीं, एक आंदोलन की तरह इसमें जुड़ें और इस पार्टी को मजबूत करें, इस पार्टी को और बड़ा करें। ये पार्टी जितनी बड़ी होगी, इस देश में लोकतंत्र का दायरा उतना बड़ा होगा। इस बात करने के लिए शुक्रिया। वीडियो सोनू के साथ रवि सिसोदिया। अब बात करते हैं किसानों के एहतजाज के हवाले से, जहां हरियाणा में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। किसानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। किसानों पर पानी के बूछार किए गए। किसान नायब वजीर आला दुष्यंत चौटाला के प्रोग्राम का एहतजाज कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि दिल्ली की सरहदों पर ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान महीनों से एहतजाज कर रहे हैं। लगातार जो हमारा 10 बिल्ली से ज़्यादा जो धरना चला हुआ है, ढासा बॉर्डर पर हमने दिल्ली बॉर्डर रुका हुआ है, 10 बिल्ली से ज़्यादा हुआ है। कल जब हमने पता लगा डिप्टी सीएम हरियाणा प्रदेश जज्जर कॉलेज में आ रहा है, इस समय पे डिप्टी सीएम ने या सीएम ने जाना चाहिए था लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, ताकि जो बगैर मौसम की बारिश हुई है, हमारी फसल खराब होगी, आने वाली फसल भी हमारी नहीं होगी, वहाँ जाना चाहिए। यहाँ जो आ रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं किसानों को फिर गुमराह कर लेगा। अब बात करेंगे आलमी यौम बुजुर्ग की। इस मौके पर आज भोपाल में बुजुर्ग खवातीन ने हाथों में सूखी रोटी लेकर एहतजाज किया। भोपाल नीलम पार्क में एहतजाज करते हुए बुजुर्ग खवातीन ने मरकजी और सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए बुजुर्ग पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया। बुजुर्ग खवातीन का कहना है कि जब से कोरोना की वबा आई है तब से न सिर्फ उनकी पेंशन मुतासिर हुई, बल्कि गुज़श्ता 8 सालों में हुकूमत ने बुजुर्ग पेंशन में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया। आज आलमी और बुजुर्ग अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन भोपाल में बुजुर्ग इसलिए सूखी रोटियों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं कि सरकार के वादे के इंतजार में इनकी रोटियां सूख गई हैं। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि नामदेव जी आज सूखी रोटियों के साथ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? धिक्कार है ऐसी सरकार को। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, सारी दुनिया में मनाया जाता है और जो वृद्ध हैं उनके लिए शासन की ओर से विशेष योजनाएं भी घोषित की जाती है, मगर यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा जो पेंशन दी जा रही है वो इतनी कम पेंशन है कि इस पेंशन में 2 वक्त की रोटी तो छोड़िए, चाय लायक भी पेंशन नहीं है। और ये पेंशन जो दी जा रही है ये भी हर महीने नहीं मिलती है, पेंशन के लिए भटकना पड़ता है। कई महिलाओं की पेंशन 1-1 साल से बंद पड़ी है।
सरकार तो कह रही है पर्याप्त पेंशन दी जा रही है। पर्याप्त उनके आकलन में होगी पर्याप्त पेंशन। ये पेंशन जो दी जा रही है इसमें 600 रुपये में कितना होता है ये बताइए, गुजारा कैसे होगा? कैसे ही अपना एक दिन का गुजारा कर सकते? महीने भर का 600। 14 स्टेट से कम पेंशन देने वाला स्टेट है मध्य प्रदेश, जहां पे 14 स्टेट से कम पेंशन मिल रही है। हमारी मांग ये है कि कम से कम यानी 1000 रुपये महीना पेंशन राज्य सरकार दे, और केंद्र में 8 साल से मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी, 8 साल में इस सरकार ने 1 भी रुपया की वृद्धों की पेंशन में वृद्धि नहीं की। जबकि क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी डिमांड ये है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिला के पेंशन में बढ़ोतरी करें। कम से कम 1000 रुपये महीना पेंशन मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए, जो बुजुर्ग हैं उनका शासकीय अस्पताल में फ्री इलाज होना चाहिए, और जो राशन है राशन भी इनको मुफ्त मिलना चाहिए। ये 3 प्रमुख मांगे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पे प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।